मेहंदी लगाना और फिर फेशियल करवाना, तरह तरह के फेशियल्स आजकल ज़ाहिर हैं, और सैलून्स में जाना, चांद रात को ख़ुसूसी तौर पे इतना रश होता है सैलून्स में कि खुदा की पनाह है। चांद रात से एक रात पहले मैं भी गई थी सैलून और मैंने भी फेशियल करवाया था, और फेशियल के बाद क्या हाल हुआ ये मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से ही बात करती हूँ। और फिर मेहंदी भी ज़ाहिर है आप देख रहे हैं, मैंने भी लगाई, ईद पे सब लगाते हैं मेहंदी। अब मेहंदी लगी तो बहुत अच्छी थी, ईद भी बहुत अच्छी गुजर गई, हाथ भी बहुत प्यारे अच्छे, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आई, लेकिन जब वो मेहंदी उतर रही है तो वो इस कदर इरिटेटिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। स्किन इतनी खुरदरी, इतनी मतलब अजीब सी हो गई है। क्या है ये, किस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना है, ख़ुद को बचाना है, पहचानना कैसे है कि चीज़ें अच्छी हैं, तरीका कार क्या होना चाहिए, एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही हमें बता सकती हैं। तो इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है जी जनाब डॉक्टर कमल जवाद साहिबा को। वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मदिया। कैसी गुजरी? डॉक्टर कमल ने भी मेहंदी लगाई हुई है। हाँ, मैंने भी मेहंदी लगाई है बिकॉज मुझे मेहंदी बहुत पसंद है ना। हाँ। तो डॉक्टर कमल, मेहंदी तो लगाई हमने, लेकिन जब उतर रही है तो फिर वो पूरी वो जो स्किन की वो जो लेयर होती है ना, वो भी साथ साथ उतर रही है। ऐसे ये हाथों का बहुत मतलब वो लगाने वाला जो फेस जितना खूबसूरत होता है ना, उतरने वाला उतना ही खराब होता है। फोटोज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे अच्छे आते हैं, शौक भी पूरे हो जाते हैं हमारे। लेकिन ये देखिए मेहंदी एक्चुअली क्या है, मेहंदी आपको पता है जब हम लोग कभी बचपन में अपने लगाया करते थे, उसमें मेहंदी आने के बाद 7-8 दिन तक आपकी मेहंदी जाती नहीं थी और बहुत स्लो उतरती थी, आपकी स्किन को भी खराब नहीं करती थी। बड़ा प्यारा ऑरेंज सा कलर आता था। हाँ जी, उसमें ना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये होती थी कि कलर किसका कितना अच्छा आया है। लेकिन आजकल तो आपको पता है कलर कोई मैटर ही नहीं करता, आप लगाएं 5 मिनट के बाद आपके हाथों पे कलर आ जाता है। 5 मिनट भी शायद मैं ज्यादा कह रही हूँ। हाँ जी। सो उन मेहंदी में और अभी की मेहंदी में डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क है। अगेन उसमें फिर वो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि उस मेहंदी में केमिकल्स नहीं हो सकते, वो एक प्योर मेहंदी होती थी। बट अभी जो मेहंदी है जितनी भी, वो सब केमिकल वाली है। कलर ज़्यादा लाने के लिए, कलर फौरी तौर पे आने के लिए उसमें डिफरेंट केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और वो केमिकल्स कलर तो ले आते हैं, मगर जैसे अभी हम प्रॉब्लम का शिकार हैं कि मेहंदी जब उतर रही है तो हमारी स्किन खराब हो रही है और स्किन की जो लेयर है ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें भी इरिटेशन होती है, हम थोड़ी थोड़ी देर में उसे बाकायदा छील रहे होते हैं ना, खुरदरे हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। आप जितना मर्जी मॉइस्चराइज कर लें उन हाथों को, लेकिन आपके हाथ रहते हैं। उसका तरीका ये होता है कि नॉर्मली ये जो ब्लीच और पॉलिशिंग वगैरह लगाई जाती है फेस पे, जो सैलून्स में यूज होती है, आप उसे लेके बहुत हार्ड ना बनाएं, बट नॉर्मली सा उसे करके और आप उसे अपने हाथों पर लगा लें। सही। तो उससे क्या होगा कि वो जो एक लेयर होती है ना, जो हमें इरिटेट कर रही होती है, वो लेयर रिमूव हो जाती है। अच्छा। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ इनडायरेक्टली कि उससे आपके स्किन की लेयर रिमूव हो सकती है, वो इतनी पावरफुल होती है। और वो आपकी ब्लीच, वो ब्लीच हुआ, पॉलिशर हुआ, दोनों ये काम करती हैं, और वो आपकी स्किन को जो आप फेस पे लगाती हैं कितना नुकसानदा होती है। सो हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। वो जो चांद रात से एक रात पहले मैंने फेशियल करवाया था ना, मैं बहुत कम, मैं फेशियल वगैरह ये सब टाइम नहीं होता, वैसे भी मैं नहीं, तो वो सब जा रहे, भाभियाँ जा रही थी, मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ। वक्ती तौर पे तो सैलून में बैठे हुए इतना ग्लो आया। सब कह रहे थे वाह कितना चेंज अच्छा हुआ। वो वेरी नेक्स्ट डे जब फिर मेरी स्किन यूं रेड और इरिटेटेड और बहुत ज्यादा ड्राई और आपको फील हो बिकॉज ऑफ द ब्लीच और पॉलिशर। मैं इसीलिए हमेशा मना करती हूँ कि ये चीजें ना यूज करें, क्योंकि वो आपकी स्किन की लेयर को हटा देती है। आपको नहीं पता उसके बाद क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं ना, तो बेहतर ये है कि फेस पे उसे ना इस्तेमाल करें। बट इस मेहंदी को रिमूव करने के लिए जो आपको इरिटेट कर रही है, सबसे बेस्ट यही होता है कि आप वो ब्लीच लगाएं अपने हाथों पर, उसे 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें, बहुत ज्यादा भी ना करें, बर्न ना करवा लें हाथों पे। और फिर उसके बाद उसे रिमूव करने के बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। तो प्रॉबेबली वो जो आपको 1-1.5 हफ्ते में जाके उतरनी है मेहंदी, तंग करेगी आपको, वो आपको 2-3 दिन में ही वहाँ से रिमूव हो जाती है। इस केमिकल वाली मेहंदी की वजह से बहुत ख़तरनाक रिएक्शन भी होते हैं। जो कलर तो ले आती है, बट सम टाइम क्या होता है कि ये जो हमने डिज़ाइन बनवाया है, आप बिलीव करें मदिहा, मेरे पास न्यूली वेड बच्चियाँ भी आई हैं ऐसी कि वो मेहंदी लगा के वो पूरी की पूरी मेहंदी उनके हाथों पे पेस्ट हो गई है उसी तरीके से, यानी कि वो उनकी स्किन की डीपर लेयर में पेस्ट हो गई है, उसने रिएक्शन अपना दिखाया है, और वो हाथ पूरा ऐसा होता है जैसे बर्न हो गया है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट उनका 6-6 महीने तक मेहंदी का निशान नहीं जाता, वो उसी तरीके से हाथों पे छपे रहते हैं। तो इसके क्या रीज़न है? वो जो फेशियल वगैरह करवाती हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने के फ़ौरन बाद फिर मेहंदी भी लगवा लेती हैं? देखिए, इसका ये भी कॉज हो सकता है कि मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया आपने इमीडिएटली और इमीडिएटली आपने मेहंदी लगवा ली, ये भी एक कॉज हो सकता है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज होता है वो होता है उस मेहंदी का केमिकल। वो जो केमिकल कलर के लिए यूज होता है कि कलर तेज आए, जल्दी आ जाए,
उसके लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो इतना हार्श होता है सम टाइम कि वो आपके हाथों पर रिएक्शन कर देता है। और अब ऐसा होता है कि बहुत सारी मेहंदी ऐसी हैं, मतलब मैं देखती हूँ कि अगर 50% लोगों ने मेहंदी लगाई है तो उसमें से 25% लोगों को रिएक्शन होता है। इतना रेशो उसका बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगा है। हमेशा से मेहंदी का इंतखाब सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपने रैपिडली कलर ले आना है, लेकिन उस कलर के चक्करों में आप किसी और मुसीबत में ही ना पड़ जाएं। तो मेहंदी के रिएक्शन पे मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाई थी, काफ़ी प्रोग्राम्स में बताया भी है कि ये जो रैपिड कलर लाने वाली मेहंदी होती हैं ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं। सो अवॉइड कीजिए मेहंदी को। हमेशा किसी एक कॉर्नर पे हाथ के या कहीं भी आप उसे लगा के चेक कर लें। 15 मिनट्स उसे लगा रहने दें। कलर तो उसमें आ ही जाना है, लेकिन देखिए कहीं इरिटेशन तो नहीं हो रही, आपकी स्किन पे कोई बर्न तो नहीं हो रहा, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई है, रेडनेस तो नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो उस मेहंदी को ना लगाएं। सही। तो बेहतर है कि मेहंदी लगाने से पहले चेक कीजिए, और अगर खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है रिएक्शन, आपने नहीं चेक किया या इंस्टेंट चेक किया फिर भी हो गया है, तो इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज ये एक इमीडिएट लेने वाला एक्शन होता है। अदरवाइज आपके हाथों की स्किन या पाँवों की स्किन परमानेंटली बर्न हो सकती है। ठीक है। फिर मेहंदी को तो कहा जाता है कि कुदरती है। बचपन में याद होगा मेहंदी का रंग ज़्यादा बेहतर करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि चीनी पत्ती, कावा ऐड करते थे, उससे कलर जो है उसका मज़ीद एनहांस हो जाता था। अब तो वो मेहंदी एक तो उस रॉ फॉर्म में आती नहीं है, कोन में, और डिफरेंट तरह इंजेक्शंस भी। अब तो मैंने देखा है, मैं मार्केट गई तो वहाँ पे वो इंजेक्शन सिरिंज होती है जैसे टीका लगाते हैं, हाँ जी, उससे मेहंदी लगा रहे थे। मैंने कहा क्या, और बड़ी महारत से लगाते हैं। लाइक मेरे लिए भी बड़ा स्ट्रेंज है जब मैं देखती हूँ लोगों, मैंने नहीं लगवाई वैसे कभी आज तक, बट देखा ही है। बड़ा स्ट्रेंज होता है। और फिर कलरफुल उसमें मेहंदी होती है ना, लाइक आप उसमें चाहें जितना ग्लिटर करवाएं, उसमें आपने पर्ल्स लगवाएं। आपको पता है जितनी आ गई है जिद्दत आ गई है चीज़ों में, तो लोग मजीद से मजीद मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। इंजेक्शन वाली मेहंदी भी इमीडिएट कलर देती है, सो बी केयरफुल। इंजेक्शन वाली मेहंदी हो, कोन वाली मेहंदी हो, या इवन वो जो रॉ फॉर्म में मेहंदी मिल रही है आजकल बालों के लिए, आपको पता है डाई करने के लिए काफ़ी लोग अभी भी, पुरानी जो ख़वातीन हैं वो यूज़ करती हैं उस मेहंदी को, कि वो मेहंदी से हमारा जो कलर आएगा वो ज़्यादा नेचुरल है, प्लस उसमें उनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, बट उसमें भी केमिकल शामिल होता है। बिल्कुल केमिकल होता है। आपको अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और उसके बाद उसे यूज़ करें। आपने देखना है कि उसमें केमिकल कितना है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि रिएक्शन करवा सकता है। अगेन इसका सबसे आसान तरीका ये, क्योंकि हर बंदा उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के नहीं लेगा, मुझे पता है। आसान तरीका समझ वही में है। नहीं आता है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो लिखे हुए तो होते हैं, लेकिन रिएक्शन किससे होगा किससे नहीं होगा नहीं पता चलता। तो आसान सा तरीका वही जो मैंने पहले बताया है कि आप उसे लगा के 15-20 मिनट्स अपनी स्किन पर चेक कर लें। अपने यहाँ एल्बो वाली जगह पे लगा के छोड़ दें ना, कि खुदा ना खास्ता कुछ होगा भी तो वो एक हिडन एरिया पे रहेगा ना, एक्सपोज्ड एरिया पे नहीं रहेगा, और थोड़े एरिया पर होगा, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। बालों की मेहंदी के लिए भी इवन अवॉइड करना चाहिए आपको। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि हेयर कलर्स की बजाय अब मेहंदी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैं एक रिसर्च अभी खबर पढ़ रही थी और मुझे बड़ा डर लगा कि हेयर कलर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस की रेशो वो बढ़ रही है। यस, वो, और ये हेयर डाई की वजह से। वो देखिए ना आप कितना फ्रीक्वेंटली अब हेयर डाई होने करना लगा पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। हर हफ्ते आपको रूट टचेस तो हर एवरी वीक आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर का इशू इतना ज्यादा है। ग्रेइंग ऑफ हेयर का मेन कॉज आप देखें बायोटिन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में अगर हो रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो रही हैं, ये सब लीड करती हैं कि ये ग्रेइंग ऑफ हेयर को बढ़ा दें। दूसरा, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आप देख रहे हैं छोटे बच्चों में भी, इवन यंगस्टर्स में भी इवन आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज, क्योंकि ना हमारी डाइट प्रॉपर है, ना हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें जंक खाना है। हमने अगेन फिर सब कहते हैं कि घुमा फिरा के ये खाने पीने पे ले आती है, बट क्या करें, कॉज तो वहीं से डेवलप हो रहा है ना। आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा आप देखें कहाँ से आ रहा है, बिकॉज आपकी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं। जिंक का ना होना आपके बालों को अर्ली प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की तरफ लेके जाता है। बायोटिन का ना होना, विटामिन B12 का ना होना, विटामिन डी का ना होना, ये सब वो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो कि आपको अर्ली एज में ही ग्रेइंग ऑफ हेयर करवा देते हैं। ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेइंग ऑफ हेयर होनी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में इन सब चीजों की डेफिशिएंसी है तो वो ज्यादा होगी, तो फिर आपके ग्रे हेयर्स डेफिनेटली ज्यादा होंगे। ठीक है, बजाय कि इसके वो, मैं आप सही कह रही हैं, मुझे वो अपने विटामिन्स चेक करवाने चाहिए। एग्जैक्टली देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई 50 साल के बूढ़े तो नहीं हो गए कि हम लोगों की ग्रेइंग ऑफ हेयर अब अल्टीमेट है, होनी है।
हो जाए, कोई इसमें वो नहीं है, बट ये इतना फ्रीक्वेंट होना, डेफिनेटली देयर इज सम कॉज. हम उन कॉजेस को भी तो देखें ना, उन्हें कवर कर लें. माइट भी कि वो जो हमें एवरी वीक रूट टचिंग करनी पड़ती है, शायद वो मंथली करनी पड़ जाए, इतना वो उसको प्रोलॉन्ग कर दे अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हम खत्म कर दें तो. अच्छा, मेहंदी में ऐसे केमिकल्स होते कौन से हैं जो कि आपके लिए एलर्जी का बायस बनते हैं या आपकी स्किन को खराब कर देते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास 2-3 हार्श केमिकल्स होते हैं. उसमें एग्जैक्टली जो केमिकल, जो उसके कलर देने वाला केमिकल होता है, उसकी वजह से आपको रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से मेहंदी का कलर रेड होता है, राइट. वो केमिकल आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली स्किन के लिए होता ही नहीं है. आपने देखा होगा कि ये जो दुपट्टा डाई करने वाले या कपड़े डाई करने के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है, इसी से मिलता जुलता कलर मेहंदी के केमिकल में डाला जाता है, मेहंदी में डाला जाता है, सॉरी. और वो चीज़ जो कि कपड़ों को कलर करने के लिए यूज़ हो रही है, अगर वो आपकी स्किन पर टच करती है तो आप देखें उसका क्या रिएक्शन होना है. वो हर स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती जी. किसी किसी स्किन में वो टॉलरेंस आ जाती है और किसी किसी स्किन में उसका रिएक्शन सामने आ जाता है. सो अगर वो रिएक्शन अपना दिखा देता है तो वो आपकी स्किन के लिए ना सिर्फ नुकसानदा होता है, बल्कि वो आपको साथ में शॉक में या फिर कोई किसी और सिवियरिटी की तरफ भी लेके जा सकता है. क्योंकि बॉडी जब किसी भी रिएक्शन का शिकार होती है तो उससे ना सिर्फ आपका वो एरिया इफेक्टेड होता है, बल्कि ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट होता है, ओवरऑल भी होता है. तो यही मैं आपसे पूछने वाली थी, अगर आप फेशियल करवाते हैं या बॉडी का कोई भी, आप मैनिक्योर पेडिक्योर, चलो पेडिक्योर की तो समझ आती है कि आपने हाथों पे करवाया और मैनिक्योर, तो लेकिन फेशियल करवाने के बाद फेस पे हो रहा है ना, तो अगर आप मेहंदी लगवाते हैं हाथों पे या पैरों पे, तो क्या वो भी एलर्जी का बायस बन सकता है? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी तो इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं आपकी स्किन के अंदर जा रहे हैं. लेकिन बट वो ये कि वो ऐसा नहीं होता कि वो पेनिट्रेट होके आपके हैंड्स तक आ जाएंगे. अच्छा. ऐसा नहीं होता. मैनिक्योर करवा रहे हैं तो और आप डायरेक्टली उस पर लगवा रहे हैं मेहंदी, तो रिएक्शन हो सकता है. पेडिक्योर करवा रहे हैं, वहाँ मेहंदी लगवा रहे हैं, तो रिएक्शन हो सकता है. बट आपके कोई भी फेशियल करवाने से, चाहे वो हाइड्रा फेशियल हो, चाहे वो सैलून फेशियल हो, उसको करवाने से आपके हाथ पांवों पे इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो टॉपिकली हो रहा है. हाँ. उसी लोकलाइज्ड एरिया पर हो रहा है, उसका अंदर आपकी स्किन के साथ या आपके ब्लड के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है. हाँ, अलबत्ता अगर रिएक्शन डेवलप हो जाता है तो वो रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि वो ब्लड अगर आपकी वेजल्स को टच करे तो आपकी पूरी बॉडी में डेवलप हो जाए. जैसे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज जब डेवलप होती हैं तो कुछ खाने की वजह से अगर डेवलप हो रही है तो पूरी बॉडी में, आपने देखा, रफड़ से बन जाते हैं और वो कोई भी एंटीहिस्टामिन लेने के बाद चले जाते हैं. खासतौर पे सी फूड आइटम से लोगों को बहुत होते हैं. वो ओवरऑल ब्लड का रिएक्शन होता है. लेकिन अगर आप टॉपिकली कुछ लगा रहे हैं तो वो सिर्फ उस एरिया को इन्वॉल्व करेगा, दूसरी जगह को नहीं करेगा. अच्छा, ये पीपीडी क्या है? ये क्या केमिकल है कोई जो जल्दी बीमारियों को बढ़ाता है? बिल्कुल ऐसे. ये पीपीडी बेसिकली बीमारियों को बढ़ाना तो मैं इसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके हेयर डाइज में भी यूज़ होता है और जो कि आपकी मेहंदी में भी यूज़ होता है. दोनों में यूज़ होता है. मैंने कहा ना, इसका बेसिक काम क्या है? रंग देना. हाँ. आपके हेयर डाइज में उसका इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि अच्छे से अच्छा कलर आ सके जो आपको चाहिए. हाँ. चाहे वो बाद में आपको कितना ही नुकसान दे दे. आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हेयर डाई से एलर्जी हो जाती है, खासतौर पे हम लोग उन्हें लिख के देते हैं कि आपने पीपीडी फ्री हेयर डाई यूज़ करना है. ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि बेसिक जो एलर्जेंस होते हैं वो होते ही पीपीडी में. सो वो डाई में मौजूद होता है. इधर वो आपकी मेहंदी की डाई हो, जो ऑब्वियसली हम उसे डाई कहेंगे, या फिर आपका हेयर डाई हो. कलर देने वाली कोई भी चीज होगी उसमें पीपीडी मौजूद होगा. वो आपको रिएक्शन करवा सकता है. अच्छा, सैलून्स पे अभी आप हाइड्रा फेशियल की बात कर रही थी. हाइड्रा फेशियल मेरे ख्याल से एक माहिर डॉक्टर या फिर स्किन स्पेशलिस्ट जो है, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसका काम है कि उसने करना है, राइट? अच्छा, सैलून्स पे आप चले जाएं, वो खुद आपको ऑफर कर रही होती हैं कि भाई हमने, हमारे पैकेजेस आए हुए हैं और हम हाइड्रा फेशियल आपका. भाई आपको क्या पता है कि हाइड्रा फेशियल किस बला का नाम है, क्या चीज है, इसमें क्या यूज होना है? आपने तो हाथों से ही करना है, वो तो बाकायदा एक प्रोसीजर है ना. देखिए, हाइड्रा फेशियल एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है. इसको हम देखिए, सैलून फेशियल हम नहीं करते. हम अपने पास किसी भी किस्म की ऐसी चीज नहीं रखते, पॉलिशर्स, ब्लीच, कोई भी, या फिर कोई मसाजर या कोई स्क्रबर्स, इस तरह की चीजें हम नहीं रखते. अच्छा. उसका रीजन ये है कि हाइड्रा फेशियल का मतलब क्या है? आपकी डीप क्लिनजिंग होना, हाइड्रेशन देना. हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा का मतलब ही क्या है? हाइड्रेशन प्रोवाइड करने वाली चीज. और फेशियल का मतलब आपके फेशियल एरिया को. ठीक है, तो हाइड्रेशन जो चीज़ देगी, जो क्लिनजिंग प्रॉपरली आपकी चेहरे की कर सकेगी. और उसके बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? नायासिन यूज़ हो रहा है, सैलिसाइलिक यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोलिक यूज़ हो रहा है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ हो रहा है, विटामिन सी यूज़ हो रहा है.
کس کو میں چیلنج تو نہیں کرتی بٹ میں پھر بھی یہ بات ضرور کہوں گی کہ کیا آپ لوگوں کو اس کی ایکچوئل میننگ بھی پتہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کس پیشنٹ کے لیے ہمارا وہ پیشنٹ ہوگا، آپ کا کلائنٹ ہے ڈیفینیٹلی سیلونز والوں کا، کس کے لیے آپ نے کون سا سیرم یوز کرنا ہے، کون سا گلائکولک، نائسن، سیلیسائلک، ہائلیورونک کس پیشنٹ کے لیے سویٹیبل ہے، کون سا اسٹیپ ہم نے کس پیشنٹ کے لیے کرنا ہے، کس کے لیے نہیں کرنا. ایکنی سے بھرا ہوا فیس ہے، ٹھیک ہے، آپ آفر کر رہے ہیں اپنے پیکیجز میں، پیشنٹ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا کلائنٹ اٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ان کے پاس ہائیڈرا فیشل بھی ہے، ہم کیوں جا کے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس مہنگا مہنگا ہائیڈرا فیشل کروائیں، ہم ان سے کرواتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ان کو کوئی ان کے جو باٹلز ہوتی ہیں جن میں سیرمز رکھے ہوتے ہیں، میں اس کو مطلب چیک بھی کر چکی ہوں 2-3 جگہ پہ، اس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، روز واٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی سیرم اس میں وہ نہیں ڈالتے. اور انہیں نہیں پتا کہ ایکنی والے فیس پر ہمیں ہائیڈرا فیشل کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. مختلف کریمیں لگا کے بار بار واش کر کے وہ وقتی طور پہ سکن ظاہر ہے آپ تو 2 سے 3 دفعہ منہ دھوئیں تو آپ کا ایگزیکٹلی منہ چمک جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، آپ سمپلی بیسن لیں اور بیسن میں آپ روز واٹر مکس کریں اور اسے آپ اپنے فیس پہ لگا لیں. 15 منٹس کے بعد اسے دوبارہ روز واٹر سے، کیونکہ وہ سوکھ جاتا ہے، روز واٹر سے اسے گیلا کریں، ڈرائی کریں اور ہلکا ہلکا سا اسے اپنے فیس پہ مساج کریں. آپ بلیو کریں مدیحہ، اس سے جو آپ کے فیس کے اوپر شائن آئے گی، چمک آئے گی، وہ کسی فیشل سے نہیں آ سکتی. یہ میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو بیسن سے الرجی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیسن ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو آپ کے فیس کو، ایون رمضان میں نے ایکسپیرینس کیا، لائک افطاری کیونکہ میں خود بناتی ہوں، تو رمضان میں یوزلی جب ہم وہ پکوڑوں کا مکسچر یا کسی چیز وہ مکسچر تیار کرتے ہیں نا تو سیدھا ہاتھ یوز ہوتا ہے زیادہ تر، اور میرے دونوں ہاتھوں میں کمپیریٹیولی ڈفرنس آ گیا. کیوں؟ کیونکہ میں پورے رمضان میں نے اس ہاتھ سے اچھے سے بیسن کے پکوڑے بنائے اور میرے اس ہاتھ کے کلر میں اس ہاتھ سے ڈفرنس آ گیا. لٹرلی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو انگریڈینٹ جو آپ کو آپ کے کچن میں اویلیبل ہے، اتنے سارے ٹوٹکاز میں بتاتی ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی اتنے سارے ٹوٹکاز میں نے بتائے. بہتر ہے کہ اپنی اسکن کو ایکسپیریمنٹ کے حوالے کرنے کے خود اپنے گھر میں یہ ٹوٹکاز کر لیں. ٹھیک ہے، اور ہائیڈرا فیشل کسی بھی سیلون کی ڈومین نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کے میں گھر آ کے شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے ہائیڈرا فیشل نہیں کروا لیا، ورنہ تو پھر شاید کیونکہ نارمل فیشل چلے ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی اپنی وہ ایک اسپیشلٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے کرتے ہوں گے، اچھے سے کرتے ہیں. میں نے بھی کروائے ڈیفینیٹلی، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی نہیں کروائے، میں نے بھی کروائے. لیکن ہائیڈرا فیشل سے اگر آپ کی اسکن پہ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے، ایون آپ کی اسکن پہ پگمنٹیشن ہے، ان ایون اسکن ٹون ہے، آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے اوور، آپ کی اسکن بہت زیادہ میک اپ کے بعد بہت زیادہ رف لگنے لگی ہے، ان سب چیزوں کے لیے منتھلی آپ ہائیڈرا فیشل لیں، لیکن کسی کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا کے، کسی کوالیفائڈ ایستھیٹک فزیشین کے پاس جا کے، سیلونز جا کے نہ کروائیں. ان کو ان کا کام کرنے دیں، بہتر ہے کہ وہ اپنا کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، ہیئر ڈائی والی جو الرجی ہے یہ میں تو بھگت چکی ہوں، مجھے پتا ہے، اور اتنی برے طریقے سے کہ اب وہ الرجی پتہ نہیں کیوں شاید ایک فوبیا بھی ہو جاتا ہے انسان کو، ایک خوف آپ کے اندر جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر بار بار اس چیز کا اٹیک ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے، ویسے ابھی تو عرصہ ہو گیا مجھے ہیئر ڈائی سے الرجی ہوئی تھی، اتنی بری الرجی ہوئی تھی. تو کیا مہندی سے بھی اسی طرح وہ سانس آپ کو کیا ہوا تھا اس الرجی میں؟ کیا سمٹمز آئے تھے آپ کو؟ اس میں فیس پورا، یہ سارا سر تو میرا ایسے ہو گیا تھا نا کہ مجھے لگتا نہیں تھا، میں ہاتھ لگاتی تھی کہ میرا اپنا سر ہے نا، اتنا سون ہو گیا تھا، سویلنگ بہت، اور فیس پہ بھی سویلنگ میرا سر ہو گیا تھا. ہاں، بیکاز ریئیکشن جو ہے وہ مہندی کا بھی اس سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، بہت اذیتناک ایسے ہی ہے. لیکن آپ نے پھر وہ سیم ڈائی یوز کیا دوبارہ؟ نو، نیور. ہاں، کبھی یوز نہیں کیا. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے میڈیکیٹڈ ڈائز اب آ گئے ہیں جو یہ پی پی ڈی فری ہوتے ہیں. ان سے یہ ہوتا ہے جو لوگ الرجک ہوتے ہیں بہت زیادہ، یا جن کو ڈائی سے 1-2 دفعہ الرجی، کچھ لوگوں کو ریشز ہو جاتے ہیں، کچھ کو آپ کی طرح کا سیویئر ریئیکشن آ جاتا ہے کہ ایون بہت سارے لوگ سانس بھی نہیں لے پاتے، فیس پہ بھی، ہاں بالکل فیس سویل ہو جاتا ہے، سانس نہیں لیا جاتا، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اتنا سیویئر بھی ریئیکشن ہوتا ہے. سو اگر آپ کو کبھی بھی کسی بھی مہندی سے یا کسی بھی کلر ڈائی سے اس طرح کا ریئیکشن ہو تو دوبارہ آپ نے سب سے پہلے وہ ڈائی یوز نہیں کرنی. دوسرے نمبر پر آپ نے ضرور اسی وقت کوئی نہ کوئی اینٹی ہسٹامن لے لینی ہے. اینٹی ہسٹامن یعنی کہ اینٹی الرجک ٹیبلٹ جو اوور دا کاؤنٹر موجود ہوتی ہیں، بہت ایزیلی سب کو ہی نام پتہ ہے، ریجکس لے لیں، زارٹیک لے لیں، سافٹن لے لیں، بہت ساری اویلیبل ہیں. امیڈیٹلی وہ ایک ٹیبلٹ لے لیں تاکہ آپ کو اس کا ریئیکشن کم سے کم ترین ہو، اور پھر جیسے جتنی جلدی ہو سکے اس میں میڈیکل سیکھ لے لیں آپ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جس ڈائی سے آپ کو الرجی ہوئی ہے وہ یوز نہیں کرنی، تو اب کیا یوز کریں؟ میڈیکیٹڈ ایسی 2-3 ڈائز اویلیبل ہیں جو ہم اپنے ان پیشنٹس کو دیتے ہیں جنہیں اس طرح کی الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے.
मेहंदी से होने वाला रिएक्शन भी मदीहा इतना ही खतरनाक होता है और इससे भी ज़्यादा सिवियर हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्शन कोई भी हो आपको लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। हम अपने बच्चों को मेहंदियां लगवाते हैं, छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटी बच्चियों को रहा नहीं जाता ना, लाइक मैं खुद भी कहीं ना कहीं यही काम कर रही होती हूँ वैसे, रहा नहीं जाता हमसे, लेकिन थोड़ी सी एहतियात से अगर करें तो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। उनके बच्चे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगे ना। और मेहंदी क्योंकि मैंने बताया कि पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है मेहंदी, तो मेरा दिल चाहता है कि सबके हाथों पे मेहंदी लगी हो ना, तो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, शौक है, एक अच्छी चीज़ है, लाइक हमें अच्छी लगती है, कोई इसमें ऐसा हर्ज भी नहीं है, लेकिन चेक करके लगाएं, थोड़े से एहतियात से लगाएं ताकि आप खुद भी किसी मुश्किल का शिकार ना हो और आपकी फैमिली भी परेशान ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल आपके आने के लिए।